दोस्तों आपको याद होगा कि सन 2020 में हमारी दुनिया के दो देश यानी कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच एक ख़तरनाक जंग हुई थी। इस जंग में जहां एक तरफ आर्मीनिया की साइड में अमेरिका के साथ साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा था और वो खुले तौर पर आर्मीनिया की सपोर्ट में लगातार बयानबाजी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अज़रबैजान की साइड में उसका एक पक्का और पुराना दोस्त तुर्की खड़ा हुआ था। फिलहाल ये जंग लगभग 1 से 1.5 महीना लगातार चली थी और आखिर में अज़रबैजान ने आर्मीनिया को बिल्कुल एक तरफा हराया था। आर्मीनिया की हार और अज़रबैजान की इस जीत से पूरी दुनिया हैरान थी और हर कोई यही चीज़ सोचने पर मजबूर था कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है, मगर आज के इस टेक्निकल दौर में भी किसी एक देश की तरफ से दूसरे देश को इतने कम वक्त में पूरी तरीके से हरा देना यकीनी तौर पर हैरान कर देने वाली चीज़ थी। फिलहाल जंग तो ख़त्म हो गई थी, मगर कुछ दिनों के बाद जब धीरे धीरे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई तो पता चला कि दरअसल आर्मीनिया और अज़रबैजान की इस जंग में अज़रबैजान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया था कि जो दरअसल इस जंग में वन मैन आर्मी साबित हुआ था। एक ऐसा ताकतवर और अजीबोगरीब हथियार कि जिसने आर्मीनिया की फौज को तो झुकने पर मजबूर किया ही, साथ ही साथ आर्मीनिया की फौज के पास जो अलग अलग तरह के हथियार थे उनको भी यूजलेस बना दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वक्त गुजरता है और फिर दौर आता है फरवरी सन 2022 का, कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है। रशिया और यूक्रेन की जब ये जंग शुरू हुई थी तो हर कोई यही अंदाज़ा लगा रहा था कि भाई इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। रशिया बिल्कुल अगले कुछ दिनों के अंदर ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और फिर जो चाहेगा वो अपने हिसाब से कर सकेगा। हालांकि शुरू के दिनों में लोगों की उम्मीद के मुताबिक ये सब कुछ देखने को भी मिला। शुरुआती दिनों में रशिया ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल भी हासिल कर लिया, मगर कुछ दिन गुजरने के बाद जंग का नक्शा अब धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दिया। वो रशिया के जिसके बारे में ये दावा था कि अगले कुछ दिनों पर ही यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, वो न सिर्फ यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल करने में नाकामयाब साबित हुआ, बल्कि एक के बाद एक लगातार खुद ही नुकसान झेलने लगा। इस तरह के यूक्रेन की तरफ से दावे किए जाने लगे कि आज हमने फला जगह पर रशिया की टुकड़ी पर हमला किया है और इतने फौजियों को मारा है, तो कभी दूसरी तरफ से खबर आती कि हमने वहां पर उसके टैंकों में आग लगा दी है। हर गुजरते हुए दिन के साथ अब मानो यूक्रेन ने रशिया को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। वो रशिया जो ये ख्वाब देख कर आया था कि बहुत जल्द ही वो पूरे यूक्रेन पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा, अब कंट्रोल हासिल करना तो दूर बल्कि यूक्रेन का मुकाबला कर रहा है। और ये जंग 1 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक लगातार जारी है और शायद मालूम पड़ता है कि आगे भी एक लंबे वक्त तक जारी रहेगी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन ने रशिया जैसे ताकतवर देश को टक्कर दी कैसे, क्योंकि यूक्रेन तो रशिया के मुकाबले में ऐसा है जैसे चींटी का मुकाबला किसी हाथी के साथ हो। तो दोस्तों इस केस में भी रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि दरअसल वक्त के साथ यूक्रेन के हाथ एक ऐसा ताकतवर और अजीबोगरीब हथियार लग गया था कि जिसका मुकाबला परमाणु बॉम्ब रखने वाला रशिया भी ना कर सका, और एक के बाद एक न सिर्फ बड़े बड़े नुकसान झेलता चला गया बल्कि बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस ताकतवर और अजीबोगरीब हथियार के बलबूते पर इस वक्त यूक्रेन रशिया को टक्कर दे रहा है, ये दरअसल वही हथियार है कि जिसके बलबूते पर सन 2020 में अज़रबैजान ने आर्मीनिया को एक तरफा हराया था। तो अब फौरन आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ गया होगा कि भाई बता भी दो कि आखिर वो हथियार है कौन सा। आखिर एक ऐसा हथियार कि जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और जो अभी पिछले 2-3 साल के अंदर ही दुनिया की 2 बड़ी जंगों में एक अहम भूमिका निभा चुका है, आखिर उस हथियार का नाम क्या है, आखिर वो हथियार कैसा है, किसका है और क्या काम करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हथियार कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रोन है कि जिसको बेरफ्तार TB2 के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल वही ड्रोन है कि जिसको तुर्की में बनाया गया है और यही वो ड्रोन है कि जो लोगों को उन सारे दावों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिन दावों में पिछले कई सालों से लगातार ये बताया जा रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में न सिर्फ टर्की बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है बल्कि अमेरिका, इजराइल, चाइना जैसे देशों को पीछे छोड़कर अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुपर पावर भी बनने वाला है। बैरक्तार 2 की काबिलियत और ताकत को देखकर अब लोगों को ये यकीन होने लगा है कि शायद इन दावों में काफी हद तक सच्चाई थी। दोस्तों ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि हमारी दुनिया में फ्यूचर यानी आने वाले दिनों में जितनी भी जंगें लड़ी जाया करेंगी उनमें टैंक या फिर दूसरे हथियारों की बजाय सिर्फ और सिर्फ ड्रोन ही काम आया करेंगे। ड्रोन ही किसी भी जंग का फैसला किया करेंगे। और अगर आप लोग हमारी दुनिया में होने वाली पिछली 1-2 जंगों को ही देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यकीनी तौर पर इन सारी चीज़ों का असर अभी से ही दिखाई देने लगा है।
दोस्तों अगर आप लोग आज से लगभग 25-30 साल पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक दौर हुआ करता था जब हमारी दुनिया में सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ताकतवर और असरदार ड्रोन बना सकते थे। जहां एक तरफ अमेरिका बहुत बड़े बड़े और पावरफुल ड्रोन बनाया करता था तो वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त यानी कि इजराइल छोटे और सस्ते ड्रोन बनाया करता था। इजराइल अमेरिका के उलट दुनिया के दूसरे देशों को ये ड्रोन बेचा भी करता था। बहुत सारे देशों के साथ साथ खुद हमारे देश इंडिया ने भी इजराइल से ड्रोन खरीदे हैं। मगर दोस्तों अमेरिका अपने उन बड़े और पावरफुल ड्रोन को किसी को भी नहीं बेचा करता था। उसको ये डर सताया करता था कि कहीं उसकी ये टेक्नोलॉजी दूसरे लोग यूज़ न करना सीख जाएं और खुद से ही कहीं अपने देश में ड्रोन न बनाने लगें। मगर दोस्तों फिर इसी बीच अचानक से एंट्री हुई एक नए देश की और वो नया देश था चाइना। चाइना ने भी इन दोनों की तरह एक के बाद एक लगातार ताकतवर ड्रोन बनाना शुरू कर दिए। मगर अमेरिका से उलट चाइना न सिर्फ अमेरिका से बहुत सस्ते ड्रोन बनाया करता था बल्कि उनको खूब बेचा भी करता था। खुद अमेरिका के दोस्त यानी कि यूरोपियन देश भी चाइना से बढ़ चढ़कर ड्रोन खरीदा करते थे। वजह साफ थी क्योंकि अमेरिका अपना ड्रोन किसी को बेच ही नहीं रहा था। फिलहाल ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर दौर आया सन 2017 का कि जब इस साल हमारी दुनिया के एक नए देश ने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में एंट्री की और इस नए देश का नाम था टर्की। और दोस्तों उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभी एंट्री करने वाला ये टर्की देश अगले कुछ सालों के अंदर ही पिछले कई दशकों से लगातार इस फील्ड पर राज करने वाले अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे देशों को न सिर्फ पीछे छोड़ेगा बल्कि अपने आप को इस टेक्नोलॉजी का मास्टर कहलवाने लगेगा। और दुनिया के ज्यादातर लोग इस देश को ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुपर पावर कहने लगेंगे। हाँ दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में टर्की ने ड्रोन बनाने के मामले में अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो सन 2018 से लेकर 21 के बीच में जहां एक तरफ अमेरिका ने 143 ड्रोन एक्सपोर्ट किए थे तो वहीं इजराइल ने 142 ड्रोन एक्सपोर्ट किए थे। जो तीसरा खिलाड़ी है यानी चाइना उसकी तरफ से भी 173 के करीब ड्रोन एक्सपोर्ट किए गए थे। मगर इन्हीं 3 सालों के अंदर टर्की ने इन सबको पीछे छोड़कर 190 के करीब ड्रोन एक्सपोर्ट किए हैं जो यकीनी तौर पर बड़ा नंबर है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? टर्की इन सबसे इतना आगे कैसे निकल गया? टर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कैसे कर ली? तो दोस्तों एक्सपर्ट्स की तरफ से इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह तो खुद टर्की देश के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान हैं। दरअसल जब से रजब तैयब अर्दोगान आए हैं तब से ही उन्होंने टर्की के डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। उन्हीं के दौर में न सिर्फ टर्की की जो आर्मी है उसकी रैंक बढ़ी बल्कि हथियारों के मामले में भी टर्की ने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की और आज उसका नाम टॉप देशों में आता है। इवन टर्की में सन 2023 का राष्ट्रपति का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है जिसमें रजब तैयब अर्दोगान को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीज़ों ने परेशान कर रखा है और विपक्ष इन सब चीज़ों को बढ़ चढ़ कर उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान के पास जो प्लस पॉइंट है वो दरअसल डिफेंस को ही लेकर है। वो अक्सर अपनी रैलियों में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि डिफेंस के मामले में उन्होंने जो टर्की को दिया है और जो टर्की के लिए किया है वो कभी और नहीं हुआ था और शायद कभी और होगा भी नहीं। वो दावा करते हैं कि कोई दौर हुआ करता था कि जब हम दूसरों से हथियार खरीदते थे मगर आज पूरी दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है और रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर टर्की की जो हथियारों की इंडस्ट्री है वो दरअसल 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में तुर्की देश अपनी फौज के लिए ज़्यादातर हथियार खुद अपने देश में ही बना लेता है और उन्हीं सारे हथियारों में से एक उसका हथियार ड्रोन भी है। हालांकि दूसरे ज़्यादातर हथियारों की तरह ड्रोन को भी टर्की ने शुरू में सिर्फ अपने ही लिए इस्तेमाल किया था, मगर बाद में जब इसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया यानी दुनिया के दूसरे देशों को इसको बेचना शुरू किया तो पिछले 20-25 सालों से एक्सपोर्ट करने वाले अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के साथ परेशानी की बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन बेइंतहा महंगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो टर्की का बैरक्तार TB2 ड्रोन है इस जैसा भी अगर अमेरिका के पास या इससे थोड़ा बहुत ताकतवर और थोड़ा बहुत पावरफुल ड्रोन है तो वो बैरक्तार TB2 के मुकाबले में बेइंतहा महंगा होगा। यही वजह है कि बहुत सारे देश के जिनको सही रेट्स में ड्रोन चाहिए होंगे वो यकीनी तौर पर बैरक्तार TB2 को चुनेंगे। इसके अलावा अमेरिका के पास जो सस्ते ड्रोन हैं भी वो दरअसल काबिलियत और ताकत के मामले में टर्की के इस बैरक्तार TB2 के मुकाबले में काफ़ी कम हैं, तो इसीलिए हर कोई इसी को प्रायोरिटी
गारंटी देगा। इसके अलावा दूसरी तरफ जो चाइना है वो तो पूरी दुनिया में हर प्रोडक्ट को सस्ते में बनाने में काफ़ी मशहूर है। दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट की तरह वो अपने ड्रोन को भी काफ़ी सस्ते में बना लेता है, मगर उसके साथ परेशानी की बात यह है कि उसके पास ज़्यादा खरीदार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का सबसे मेन और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने की वजह से यूरोपियन देश उससे हथियार खरीदते हुए झिझकते हैं और हमेशा उससे हथियार खरीदने में बचने की कोशिश करते हैं। मगर इन सारे मामलों में टर्की को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि उसका ड्रोन सस्ता तो होता ही है, साथ ही साथ उसके पास इन सारे ही देशों के मुकाबले में ज़्यादा खरीदार हैं, क्योंकि एक तरफ नेटो का हिस्सा होने की वजह से सारे यूरोपियन देश बेझिझक उससे हथियार खरीद लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में होने की वजह से वो बहुत सारी एशियन कंट्रीज को भी अपने हथियार बेच लेता है। साथ ही साथ टर्की क्योंकि एक मुस्लिम देश है तो बहुत सारे मुस्लिम देश उससे क्लोज रहते हैं और उससे हथियार भी खरीदते हैं। इसराइल के साथ भी कुछ अमेरिका जैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि खरीदार तो उसके पास भी टर्की की तरह बहुत ज़्यादा हैं। वजह यह है क्योंकि एक तरफ वो एशिया में मौजूद है तो बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ उससे हथियार खरीदती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब तो इसराइल को अपने भाई की तरह मानती हैं, तो इसीलिए वो दुनिया के हर क्षेत्र में लगभग अपने हथियार बेच ही लेता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि टर्की के मुकाबले में उसके यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए उसके यहाँ का लेबर भी काफ़ी महंगा है। उसको कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना होता है या कोई भी वेपन तैयार करना होता है तो उसको लेबर पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो इसके ओवरऑल प्रोडक्ट की कीमत को बेइंतहा बढ़ा देता है। इसीलिए ड्रोन्स के साथ साथ इसराइल के लगभग सारे ही वेपन्स काफ़ी महंगे माने जाते हैं। दोस्तों, जब से ये बात क्लियर हुई है कि फ्यूचर में लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे मेन और सबसे अहम किरदार ड्रोन अदा किया करेंगे, तब से दुनिया के ज़्यादातर देश ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, मगर कामयाबी सिर्फ गिने चुने देशों को मिली है और उन्हीं चंद देशों में से एक देश का नाम टर्की भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस वक्त टॉप पर पहुंच जाने वाले टर्की का दावा है कि इस वक्त उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल दुनिया के लगभग 24 देश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टर्की तो यहां तक दावा करता है कि उसकी एयर स्पेस कंपनीज इससे भी ज़्यादा ताकतवर और इससे भी ज़्यादा एडवांस ड्रोन्स पर काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में हम दुनिया के सामने ऐसे ड्रोन्स लेकर आएंगे कि जो हमारे पुराने सभी ड्रोन से न सिर्फ ज़्यादा ताकतवर होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा एडवांस भी होंगे। फिलहाल अगर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को लेकर मैं मिडिल ईस्ट के बारे में ही बात कर लूँ तो टर्की और इसराइल के अलावा अब तीसरा एक और देश है कि जिसका नाम पिछले कई महीनों से लगातार ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है और वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान है। हाँ दोस्तों, वैसे तो ये बात क्लियर थी कि ईरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ड्रोन्स लगातार बना रहा है, मगर पिछले साल अचानक से ये उस वक्त एकदम से ज़्यादा चर्चाओं में आ गया था कि जब यूक्रेन के अंदर इसके ड्रोन्स को लेकर कुछ सबूत मिले थे और ये पता चला था कि दरअसल रशिया और यूक्रेन की वॉर में जहाँ एक तरफ यूक्रेन टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी यूक्रेन की देखा देखी अब खुफिया तौर पर ईरान से ड्रोन्स खरीदकर अब ईरान के ड्रोन का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये सारे ईरानियन ड्रोन्स यूक्रेन को बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि मिडिल ईस्ट के एरिया में इसराइल और टर्की के बाद अब ईरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हो चुका है। न सिर्फ एडवांस हो चुका है बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा बना रहा है और खुफिया तौर पर बेच भी रहा है, मगर वो अमेरिका के सैंक्शंस यानी कि पाबंदियों की वजह से कभी खुलकर इस चीज़ को जाहिर नहीं करता है। फिलहाल पूरा क्या सच है ये तो हम में से भी कोई नहीं जानता है। बस हाँ, ये बात क्लियर है कि ईरान ड्रोन्स बना रहा है और रशिया में उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।